हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एजिस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग एजिस के बारे में बात करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही इससे पहले टोटल 4 टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आ चुकी हैं, जिनके कुछ पार्ट्स भी हैं। वो टॉपिक्स थे एवरेज, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उन कंसेप्ट की वीडियोस को पहले ज़रूर देख लें, ताकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप एजिस कंसेप्ट को देखें। तो अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये एजिस कंसेप्ट में पार्ट 1 है, इसके बाद और कुछ पार्ट्स भी आएंगे। तो एजिस में हमारे पास जो इस टॉपिक के बारे में ख़ास है वो ये है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स डायरेक्टली एजिस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको डायरेक्टली एग्ज़ाम में ही सोल्व करते हैं। और साथ ही साथ मोस्टली इसमें से 60 to 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एजिस कंसेप्ट्स को गलत करके आते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कंसेप्ट ऐसा है जो कि इजी है, और क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। और साथ ही साथ जो टाइम लगता है एजिस कंसेप्ट को सॉल्व करने में वो बहुत ज़्यादा बीत जाता है आपका। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका आंसर सही आए, दूसरा टाइम जो है वो कम लगे। 2 सबसे बड़े रीजंस हैं मेरे, जो मैं एजिस जैसे कंसेप्ट के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में ही सोल्व कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है। जो एजिस के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमनली क्वेश्चंस के ऊपर ही हमेशा आपसे पूछी जाती हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ कहीं प्लेसमेंट्स एग्ज़ाम्स में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। एजिस भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है, बाकी और एप्टीट्यूड जैसे सेक्शन में आते हैं कंसेप्ट्स, जो आप हमेशा प्रैक्टिस से ही सही से समझ पाएंगे। सिर्फ थ्योरी पार्ट से कुछ नहीं होगा, बट थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है एजिस के लिए, आपके लिए, क्योंकि आप उतनी फास्ट क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे जितना आपको उसके बारे में पता होगा। तो प्लेसमेंट्स एग्ज़ाम्स चाहे फिर वो ऑफलाइन हो, कैंपस प्लेसमेंट्स हो या फिर ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, आपके पास हमेशा याद रखें जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है वहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन एजिस आएगा ही आएगा। तो ये मस्ट है, ये ज़रूर है कि आएगा ही आएगा। इस सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आपको कंफ्यूजिंग दिखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ ट्रिकी वैसे पूछा जाता है। बट एक बार जब आप उसे समझ लेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, तो आप बहुत ही आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे हाई मार्क्स इन तरह के क्वेश्चंस में। अगर आप एप्टीट्यूड की फ्री में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप prepbharat.com पे जा सकते हैं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइट है, जहाँ पे आप एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना कि सिर्फ एजिस पे बल्कि और सभी टॉपिक्स पे आप वहाँ पे आपको मिलेंगे, आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो वहाँ पे सोल्यूशन भी गिवन है, डिटेल सोल्यूशन गिवन है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। और मैं जो अपनी खुद की वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चंस की वीडियो होती है वो सभी क्वेश्चंस मैं prepbharat.com से ही लेता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं जो कि आप दे सकते हैं और अपना लेवल चेक कर सकते हैं कई लेवल्स पे। अब बात करते हैं कंसेप्ट्स और बेसिक्स की, जो कि हमें प्रॉब्लम्स ऑन एजिस पे काम आते हैं। इस पे मेनली एक ही चीज़ हमारे पास देखने वाली वो ये है कि जो क्वेश्चंस हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ब्रेन टीजर्स पे होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में। इसका मतलब क्या है, जब आप उसे फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, बट जब आप उसे सोल्व करेंगे स्टेप बाय इजी, तो वो आपको बहुत ही इजी रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमेशा याद रखना है आपको जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चंस एजिस के ऊपर।
तो जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली 2-3 मार्क्स से पूछे जाते हैं, बट एज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी टॉपिक्स होते हैं जो कि मेजरली अलग से नहीं कराए जाते हैं। बट अगर आप चाहें तो जिसमें हमारे पास, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं ये टॉपिक्स भी करा दूंगा। तो ये टॉपिक है, हर किसी को क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इसका नाम कहता है कि जो क्वेश्चंस होंगे हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब लिखा होगा कि ए की एज इतनी है, फिर बी की इतनी है, तो सी की कितनी होगी, सी उससे कैसे रिलेटेड है। तो रिलेशन भी यहाँ पे काम आती है। पार्टनरशिप टॉपिक के बाद ही जिस टॉपिक मैं इसे लेकर आ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पार्टनरशिप से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कोई कैसे रिलेशनशिप है उसकी। वहीं अगर हम लोग बात करें, ये कहीं इक्वेशन फॉर्म में आता है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग डिटेल्ड बात भी कर सकते हैं कि ये कैसे होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन एजिस में, वो प्योरली बेस्ड होते हैं हमारी एबिलिटी पे कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे। खैर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से भी है, तो खैर मैं इसमें डेप्थ में इसलिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर हम लोग इसमें डेप्थ में ज़्यादा जाएंगे तो हम अपने जो मेन टॉपिक है उससे थोड़े दूर चले जाएंगे। तो इस कंसेप्ट के बारे में अभी हम लोग नहीं बात करते, हम लोग सिंपल चलते हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर हमेशा करने चाहिए, वो हैं कि आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज्यूम द अननोन एज टू बी सम वेरिएबल, लेट्स से एक्स। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी हमें निकालना है, जो भी हमें अननोन एज पूछी जाती है, कई बार रेशियो में भी पूछा जाता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको वो समझ में आएगा। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा अननोन एज को कुछ वेरिएबल ले लो, ये सबसे अच्छा तरीका आपके पास है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि जो भी आपको निकालना है वो क्लियर हो जाएगा, और जो आपके पास है, जो मतलब आपके पास गिवन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपके पास कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। उसके बाद स्टेप है कन्वर्ट द स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। यस, ऑलवेज ट्राई टू बी राइट डाउन एवरीथिंग दैट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब अगर आपके पास गिवन है ए जो है वो बी का सन है, और उसकी एज उससे अगर 20 ईयर्स ज़्यादा है, और उसका फ्रेंड है बी का वो सी है, और उसका सन डी है, तो डी की जो एज है वो सी से 25 ईयर्स कम है। तो कुछ मतलब ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मेरी स्टेटमेंट गलत हो, बट कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में आप लिखते हैं। मतलब x + y जो भी आपने ले रखा है = 10, 20 जो भी है, तभी सही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मन में ही सोचते रह जाएंगे कि ऐसे है वैसे है, तो ऐसा मत करना, और ना ही ज़्यादा फॉर्मूला के ऊपर में मत जाना। फॉर्मूला मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस में बेनिफिट होंगे उससे, बट हर किसी में नहीं। हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशन में ही सॉल्व करें, मेजरली सभी एप्टीट्यूड में आप ओवरऑल याद रखें, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में ही ले जाएं और उसको सॉल्व करें। वो बेस्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पीड अपने आप बन जाती है। उसके बाद है एक स्टेप, कैलकुलेट द वेरिएबल बाय सॉल्विंग द इक्वेशन एंड ऑब्टेन्ड वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चंस इतने ट्रिकी होते हैं कि आप आंसर निकाल लेते हैं, बट वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते आपके आंसर के अकॉर्डिंग। जैसे कि ए जो है वो बी का सन है, ए की एज 50 है, और ये इससे आपको दे रखा है कि 20 ईयर्स छोटा है, मतलब इसकी एज 30 होगी, ये मान लेते हैं हम, बट आपका आंसर क्या आ रहा है 25। तो आप देख सकते हैं वो सिंपल सा दिख रहा है, बताया गया आपको पहले बी की एज पूछी गई है, फिर ए की एज पूछी गई, तो कुछ ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी बी की जो आप एज निकाली आपने, हो सकता है स्टार्टिंग में वही गलत हो सकता है ऑप्शन में 30 आंसर हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये मिस्टेक्स ना हो,
इसलिए हमेशा ही मैथमेटिकल इक्वेशन में जाएं और उसे सॉल्व करें, एक बार चेक कर लें कि सभी इक्वेशन सही हैं या नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्लासीफाई हम लोगों ने करा है। यहाँ पे ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसमें हमें क्या देखना है कि कुछ टाइप्स हमें दे रखे हैं। ये क्यों दे रखे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं एजिस के ऊपर, वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, बट एक 4th टाइप एक और भी है जो यहाँ पे मैंने 2nd टाइप में लिखा हुआ है, रेशो फॉर्म में। तो पहले देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। जब हम एजिस के बारे में बात करते हैं तो ये एप्टीट्यूड सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। बट इसमें जानने वाली एक बात ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम ऑन एजिस में आपको हमेशा जो अननोन एज है उसे एक्स ले लो। हो सकता है आपको निकालने को कुछ और भी कहा हो, वो भी हो सकता है, बट आप श्योरली ये इसमें डिपेंडेंट रहें कि अननोन जो आपकी एज है उसे तो कुछ ना कुछ लेट लेके चलें ताकि आप उसे निकालें, तभी एंड में आंसर आएगा। तो ये एक बेस्ट वे है प्रॉब्लम ऑन एजिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। खैर अभी पहले बात करते हैं इनके बारे में। एक टॉपिक आता है, टाइप आता है इसमें, टॉपिक नहीं, कैलकुलेट द प्रेजेंट एज। हो सकता है आपको बताया गया हो कि जब बी 10 साल का था तो ए 40 साल का था, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है ये पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा आ सकता है आपसे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द पर्सनस एज बिफोर एक्स ईयर्स, मतलब एक्स साल पहले एक पर्सन की एज कितनी थी। एक आ सकता है कि डिटरमाइन अ पर्सन एज आफ्टर एक्स ईयर्स, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं एक आपके पास आ सकता है, डिटरमाइन द एजेस इन रेशियो फॉर्म। तो ये भी एक है, बेसिकली ये एक टाइप, इस तरह का टाइप है कि क्वेश्चंस में आ सकता है। ये तो मोस्टली पूछे जाएंगे, ये तो बेसिकली काफ़ी फेमस हैं, बट ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है। जब क्वेश्चंस आपके पास आता है तो उसमें आपके पास इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसी को ही जो मैंने आपको 3 बताए थे मेजरली, यहाँ पे बेसिकली वो टाइप 1, 3 और 4 लिखे हैं। सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला एक अलग क्वेश्चंस के बेसिस पे है। तो अगर हम लोग बात करें इसको, अगर हम लोग सिंपली ही ड्रॉ करें तो ये है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो इसमें करीब और करीब 3 तरह से हमारे पास ये आ सकते हैं। एक हो सकता है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालने को कह सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास एज आफ्टर लेट एक्स ईयर्स और के ईयर्स, वट एवर यू वॉन्ट। और एक हो सकता है एज बिफोर एक्स ईयर्स। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आ गया हो कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब ही सही एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। यहाँ पे अब हम एक अलग टॉपिक के पास जा रहे हैं, वो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको बताने वाला हूँ अब यहाँ पे, जो कि आपको बेटर आइडिया देंगे कंसेप्ट के बारे में और आप क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपसे कुछ पूछा जा रहा है या आपको बताया जा रहा है। तो इफ़ यू आर एग्ज्यूमिंग द करंट एज ऑफ अ पर्सन लेट एक्स, देन द एज आफ्टर n ईयर्स विल बी x प्लस n ईयर्स। कैसे? अगर एक की एज x है, मान लीजिए 10 है, तो n ईयर्स बाद, मान लीजिए 5 साल बाद, वो कितनी होगी? 15 होगी, क्योंकि एज की बात तो हम ईयर्स में ही करेंगे। तो यहाँ पे आप और कोई कंसेप्ट मत बताइए कि दिन वाइज निकाल रहे हैं या फिर महीने, तो एज है वो ईयर्स वाइज ही आएगी।
तो ये हमेशा होगा हमारे पास x प्लस एन ईयर्स। तो कई बार लिखा होता है कि b की एज 50 ईयर्स है, तो आफ्टर n ईयर्स n वहाँ पे हमें 10 दे रखा है, तो 50 प्लस 10 60 ईयर्स हो गई है b की एज। एंड इफ़ यू आर एज्यूमिंग द करंट एज बी x एंड द एज बिफोर n ईयर्स विल बी, बिफोर मतलब पहले, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। मान लीजिए ए की एज 50 है, और तो बताओ कि 15 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 35 होगी। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, 50 माइनस 15, 35, सिंपल ही है। तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास x माइनस एन ईयर्स। And if the age is given in the form of ratio, for example, P ratio Q, then age shall be considered as Qx and Px. What it means that कि अगर हमारे पास मान लीजिए रेशो है A रेशो B है, तो जो हमें दिया है वो है रेशो, एज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशो। तो जो एज होगी, मतलब रेशो में नहीं सिर्फ एज होगी, वो होगी हमारे पास AX या फिर BX दूसरे की, तो वो कुछ ऐसी होगी। इसके बाद हमारे पास है इफ यू आर एज्यूमिंग द करंट एज टू बी x, देन n टाइम्स द करंट एज विल बी x इंटू n। ये है हमारे पास x इंटू n, मतलब xn years। And if we are assuming the current age to be x, then 1/2 of n of the age shall be equal to x by n years। सिंपली मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x था इंटू 1/n करेंगे आप लोग, तो x by n आ जाएगा, मतलब इतने टाइम्स के बाद इतनी एज हो जाएगी उसकी, 1/n टाइम्स के बाद। मान लीजिए एक की n है, तो 1/2 टाइम्स के बाद उसकी एज 5 हो जाएगी। सिंपली वो तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मेरे बताने का जो ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे वो ये है कि जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि जो एजिस कंसेप्ट है वो काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, डायरेक्टली एग्ज़ाम के टाइम करना चाहते हैं। बट आप लोग एक बात याद रखें कि हो सकता है कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व भी कर दें, हो सकता है आपका लक अच्छा हो, क्वेश्चन पेपर इजी आए और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली एजिस के ऊपर क्वेश्चन इजी आ जाए और कर भी लें। बट आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें टाइम याद रखना कि आपका टाइम कितना लगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम। एक बार देखिएगा, आप prepbhart.com पे आ जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट के, यूट्यूब वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप उसे सॉल्व करना, या आप डायरेक्टली prepbhart.com गूगल पे लिखिए, उसके बाद आप उसमें सेक्शंस में जाइए, एप्टीट्यूड सेक्शन में जाइए, देन आप लोग उसमें वहाँ पे आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस के टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रॉब्लम है जिसमें फिर आप जाइएगा, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो वहाँ जाके भी आप सॉल्व करना, तो आपको देखेंगे कि कितना टाइम आपको लग रहा है, और टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। हो सकता है कि आप आंसर सही निकालते हैं, तो मेन प्रैक्टिस से ही होगा। तो बस मैं यही आपको बताने जा रहा था कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, खैर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप प्रॉब्लम ऑन एजिस के ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जब भी क्वेश्चन की तरफ हमेशा ध्यान से देखें और हमेशा उसे एक इक्वेशन की तरफ देखें और उसका आंसर फाइंड आउट करें। वैल्यूज़ को हमेशा करेक्टली प्लेस करें, मतलब ए की कितनी थी, बी की एज कितनी थी, सी की कितनी है, डी कौन है, ए का, बी कौन है, सी का, ये सब पता हो आपको। उसके बेसिस पे आप हमेशा इक्वेशन बनाएं और अननोन वैल्यूज़ को सपोज करें, और जैसे कि बेसिक थिंग्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको कैलकुलेशन नहीं होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पड़े भी ना। होता है कई बार कुछ लोग खुद एलिमिनेशन मेथड लगाने लग जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सॉल्व करना होता है इसमें।
हद से ज़्यादा आपको एक की वैल्यू उधर प्लेस करनी पड़ती है, सिंपल इतना, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। वंस द इक्वेशन हैज़ बीन फॉर्म सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द आंसर। इक्वेशन को सोल्व करना है बेसिकली उसमें, और कुछ नहीं करना होता है। आप लोग सिंपल मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन हैं, 2x + y 10, और आप लोगों ने सपोज करें हम लोगों ने आपने इसको निकाल लिया, या फिर 5, कुछ भी मतलब हो सकता है, ये इक्वेशन मैंने सही भी ना लिखी हो, कुछ भी। तो अब सिंपली उसकी वैल्यूज़ को वहाँ से निकाल के x को एक फॉर्म में लेके x निकाल लीजिए, फिर y आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इसमें एरर सबसे ज़्यादा होती है, आप हमेशा गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ऐसे दिए होते हैं 20, 30, 15, ऐसे बहुत ज़्यादा पास आंसर दिए होते हैं। तो इन सब में आपकी हमेशा जो होती है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, और भी कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, जो गिवन वैल्यूज़ दी है उसमें दिक्कत हो जाती है इनको रीराइट करने में। तो उस सब से हमेशा आप बचें, ध्यान से एक बार देख लें, जब आंसर आ जाए तो भी क्वेश्चन पढ़ लें। टाइम नहीं लगता है, टाइम अगर आप सॉल्व जल्दी भी कर रहे हैं तो टाइम बच जाता है, और जल्दी वाले को सॉल्व करने वालों की गलती ज़्यादा ही होती है हमेशा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो में मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। मैंने यहाँ पे आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप हमेशा ध्यान में रखें, टाइप्स कैसे होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया हमने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप हमेशा याद रखें। और कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने जस्ट एक शॉर्ट इंट्रो भी दिया था एजेस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि एज यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, फिर ये ओल्ड एज में है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ओल्ड एज जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो खैर ये एक अलग बात है। इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा वीडियो एंड तक ही देखें, तभी आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर हो पाएंगी। और जो मेरी मेन इस वीडियो के पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि आप लोग एजिस कंसेप्ट्स को समझें, ध्यान से करें, सिर्फ डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाकर सॉल्व ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।